चलिए, जहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, क्लास 12th का आपका ये फर्स्ट क्लास है आज सभी लोगों का, है ना। इनमें से कुछ पहले से यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं और अभी कुछ और भी आएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपने 11th में जो भी किया, 11th में कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत मेहनत किया होगा, उसने मेहनत ना किया होगा, थोड़ा बहुत किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा खुद का गलती रहा होगा, का बदमाशी रहा होगा, है ना, टाइम नहीं दिया होगा या फिर कोई मजबूरी आ गया होगा, जो भी रीज़न, तो 11th आपका ख़राब हो गया होगा। अभी एक डर बना हुआ होगा कि 12th में क्या होगा, क्योंकि सर तो बार बार बोल रहे थे 11th खराब तो 12th। तुमको हम एक बात बता देते हैं कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर आपने 2 चैप्टर पे कमांड कर लिया, भले आपने पूरा 11th ना भी पढ़ा हो, सिर्फ 2 चैप्टर, एक है वेक्टर जिसका वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, और एक है कैलकुलस का जो मैथ्स का बेसिक मैथ्स का जो टॉपिक है। अगर ये 2 चीज़ आपका क्लियर है तो फिर आपको 12th की फिजिक्स में डरने की ज़रूरत, हाँ वो बात अलग है कि जिसने 11th में पढ़ा है तो उसको ज़्यादा कंफर्ट फील होगा, लेकिन समझ में सभी को आएगा, आराम से निकल जाएगा। इस 2 पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो बेसिक क्लास है। अब बेसिक क्लास ही सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बात हमने बताया था कि शुरू का 10 दिन का जो क्लास होगा फिजिक्स का 12th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिसने ये 10 दिन कर लिया फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 10 दिन डिले करके आएगा ना, उसके लिए दिक्कत है, फिर उसको लगेगा कि 10 दिन में क्या छूट जाएगा। 10 दिन में पूरा फिजिक्स ही छूट जाएगा, क्योंकि आपका कैलकुलस का टॉपिक छूट गया, कुछ नहीं समझ में आने जा रहा। आई बात समझ में? तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से, क्योंकि बेसिक मैथ्स का टॉपिक है और बिना इसके आपका फिजिक्स नहीं है। 11th में ही पढ़ाया है हमने, 12th में फिर से इसको हम पढ़ा रहे हैं। जिनका पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से सीख लेंगे, ठीक है ना। तो बात करेंगे बाबू हम कैलकुलस को लेकर के, और जैसे कि एक चीज़ और, कुछ चीज़ें और सब्जेक्ट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं कि फिजिक्स तो हम ले रहे हैं, बायो है साइंस सर लेंगे, मैथ तो साइंस सर लेंगे, केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन कुछ टॉपिक्स हम लेंगे, कुछ चैप्टर्स, और कुछ चैप्टर्स ऐसा आंसर ले लेंगे, तो ओवरऑल आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? और हर लेक्चर जितना भी क्लास होगा यहाँ उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। इन केस कभी कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ नहीं आए, तबीयत खराब है, नहीं क्लास कर पाए, तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा। लेकिन वैसे ये बात हम फिर से हम बता दे रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जो कंटिन्यूसली अपसेंट करते हैं, ठीक है ना, 10 दिन 15 दिन ऐसे ही बिना रीजन के, या फिर कभी कभी जिनका एक आदत है कि हर हफ्ते में वीक में 1 दिन 2 दिन अपसेंट कर देना, तो उनके लिए फिर ये फैसिलिटीज नहीं रहेगी। कोई जेन्युइन रीजन है आप क्लास नहीं आ पा रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन दे देना है, जेन्युइन रीजन समझ में आ जाता है, लेकिन जिसका आदत रहता है वो भी समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर वैसा रहेगा तो फिर उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेगा, ऐप पे आपको आएगा। अभी तो डायरेक्ट दे रहे हैं, कुछ दिन के अंदर ऐप पे आएगा, ठीक है ना, और ऐप पे तो रिस्ट्रिक्ट लगा देंगे फिर। चलिए, तो कैलकुलस कैलकुलस आपका टॉपिक क्या है? कैलकुलस। और कैलकुलस में हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन समझते हो क्या होता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन में जब किसी चीज को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। 2 चीज पढ़ना है इसमें, एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या हुआ? तोड़ना, है ना। जो हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं वो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। जस्ट इसी का अपोजिट, जब सारी चीजों को हम जोड़ रहे हैं वो क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। इसलिए आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, जहां पे जोड़ने का बात होता है वहां पे इंटीग्रेटेड वर्ड होता है यूज। क्या होता है? इंटीग्रेटेड करना, मतलब जोड़ देना, है ना। ये दोनों का दोनों जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये बनाया था किसने? न्यूटन ने। है मैथ्स का टॉपिक, बनाया किसने? क्यों बनाया ये टॉपिक, क्यों ये थ्योरी दिया कैलकुलस का? तो बता सकते हो? जबकि न्यूटन फिजिक्स के साइंटिस्ट है, आपको मालूम है ना। लेकिन उन्होंने मैथ्स में ये टॉपिक दे दिया, और आपके 12th के बोर्ड में 40 नंबर का ये
से आएगा क्वेश्चन, 12th के बोर्ड के मैथ्स में 40 नंबर क्वेश्चन आया कैलकुलस से, दिया हुआ न्यूटन का, फिजिक्स के साइंटिस्ट है। क्यों? इसलिए क्योंकि बिना इस टॉपिक के फिजिक्स आप पढ़ ही नहीं पाओ। फिजिक्स को समझाने के लिए, है ना, जब वो फिजिक्स का थ्योरी दे रहे थे, लोग प्रूफ मांगेंगे ना कि आखिर कैसे आपने ये थ्योरी दिया, कैसे हम आपकी बात मान ले, सही है या गलत है। हम बोल देंगे मान लोगे, नहीं ना, कुछ तो रीजन देंगे ना हम। और रीजन प्रूफ कैसे होता है? मैथ के जरिए। बिना मैथ्स के हम लोग प्रूव नहीं कर पाते। आपने थ्योरम वगैरह पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 9th में, है ना। तो अब यहाँ पे इनके लिए एक टेंशन हो गया कि यार हम तो थ्योरी दे रहे हैं, हम समझ जा रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन लोग करेंगे, हम क्यों मान लें। लोग नहीं समझ पा रहे कि ऐसा होगा, और ठीक है, और कुछ थ्योरी अधूरा रह जा रहा, उसका सही एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं मिल पा रहा। इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि मैथ का ही कुछ करना पड़ेगा, साइंटिस्ट फिजिक्स के, लेकिन मैथ का ही कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने पूरा एक थ्योरी दे दिया कैलकुलस के। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत मजा आता है, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते होंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो रो जाते हैं। हम लोग जब 11-12 में थे तो हम लोगों का ये टॉपिक फेवरेट था, सबसे ज्यादा मजा इसी में आता था, कैलकुलस में, समझ गए। हाँ, है इजी ही है, हार्ड नहीं है, इजी है, बस फॉर्मूला वगैरह याद रखना है, नॉर्मल चीज़ है आसान है। कंटिन्यू में साथ में बहुत सारे चैप्टर्स है जो आपको स्टार्टिंग से, जैसे ट्रिगो वगैरह हो गया, वो सब आपका आना चाहिए, 11th का ट्रिगो वगैरह सब रहेगा, तो आपको कैलकुलस लगता है कोई हार्ड चीज़ है नहीं, तो आसान। चलिए, तो कैलकुलस में बाबू सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या हुआ? तोड़ना। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे एक सर्कल वगैरह या एक लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है ना, इस तरीके से एक लाइन ले लेते हैं हम, एक लाइन लिया हमने। अब इस लाइन की जो लंबाई है ना, इस लाइन की जो लंबाई है, वो लंबाई हम रखने वाले हैं एल, रखने वाले, क्या रखने वाले हैं? लाइन की लंबाई हम एल रख देते हैं, ठीक है। ये लाइन है, लाइन की जो लंबाई है ना, लंबाई हमने क्या मान लिया? एल मान लिया। एल लेंथ की लंबाई है। अब इसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम तोड़ेंगे ना कहीं पे, छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा, ये छोटा सा जो डॉट है ना, जस्ट लाइक आपका जो हेयर होगा ना, हेयर से भी पतला, इतना कम स्पेस हम ले रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पे उतना दिखाना पॉसिबल है नहीं। एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर से कट किया ना, इसको हम क्या बोलेंगे? छोटे वाले टुकड़े को डीएल, क्या बोलेंगे? यहाँ से भी कट किया, क्या बोलेंगे? यहाँ से भी कट किया, क्या बोलेंगे? डीएल, है ना। हर एक छोटे टुकड़े को कट करते 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 कितने डीएल हो जाएंगे? इनफिनाइट डीएल हो जाएंगे, है ना। हर लेंथ को हमने क्या बोला? डी लग गया मतलब बहुत छोटा, डी लग गया मतलब बहुत छोटा, है ना। कट करते 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 कितने लेंथ बन जाएंगे? इनफिनाइट लेंथ। कितने लेंथ बनेंगे? इनफिनाइट लेंथ बन जाएंगे। अब जब ये इनफिनाइट लेंथ बन जाएगा, इनफिनाइट डीएल आपके पास आएगा, है ना, इनफिनाइट डीएल, इनफिनाइट डीएल। तो ये जो डीएल 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 में जिसको तोड़ा ना, फैक्टराइज किया ना हमने, यही कहलाया आपका क्या? डिफरेंशिएशन। क्या कहलाया ये? डिफरेंशिएशन। अब वापस से अगर हम सभी को जोड़ना चाहें, हम ऐसे लिखेंगे डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, है ना। ऐसे करते 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 आगे जाएंगे, हाँ या नहीं? ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे। कितना लिख पाएंगे? लिख पाएंगे नहीं। तो न्यूटन ने कहा कि काहे टेंशन लेते, हम है ना। क्या किया उसने? कहा ऐसे मत लिखो, ये बेकार तरीका है, तुम ऐसे लिखो डीएल, बस। डीएल का मतलब क्या हो गया? इस, ये इंटीग्रेशन का साइन है। किसका साइन है ये? इंटीग्रेशन का साइन है ये, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, दे दिया न्यूटन ने। कहा इतना ना ऐसे अलग अलग करके नहीं जोड़ना, आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है? डीएल। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये साइन लगा देना, हम समझ जाएंगे कि तुम इसको क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा इस तरीके का साइन ऐड करने के लिए सिग्मा लगाया जाता था वहां पे, जिसको समेशन भी बोला जाता है ना। यही इसी का एडवांस फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? ये इसी का एडवांस फॉर्म है। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब किसी भी चीज को आप तोड़ोगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वहां क्या लग जाएगा? अगर एल लेंथ का है तो डीएल,
अगर एक्स लेंथ का रहता तो डी एक्स डी एक्स डी एक्स पार्ट में टूटता। आई बात समझ? तो जो भी लेंथ रहेगा उसके हिसाब से हम। अब सवाल उठता है कि सर ये डी आप लिख रहे हैं, डी है क्या, है ना? अब डी लिख रहे हैं, डी कैसे हम समझेंगे? तो यहां समझेंगे हम ऐसे, चेंज से। किससे समझेंगे? चेंज से समझेंगे। चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है बताएंगे? चेंज, किसी चीज में चेंज होना। चेंज दो दो जगह पे हो सकता है, या तो कोई चीज बढ़ जाए या तो घट जाए, तब हम बोलेंगे चेंज हुआ है। अगर वो एक जगह पे है, कांस्टेंट है, तो चेंज होगा नहीं। या तो वो बढ़ गया या तो वो घट गया। ठीक है ना? तो अगर आपके पास दो टर्म है, ठीक है ना, अगर आपके पास दो टर्म है इस तरीके से, लाइन है, ये वो आपका ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। यहां से ये लेंथ आपका हम मान लेते हैं x1, और यहां हमने मान लिया x। तो यहां से यहां आपका क्या है? यहां से यहां आपका क्या हो गया? x1 हो गया। और यहां से यहां आपका क्या हो गया? x2। ठीक है। अब हम कहेंगे इसका चेंज करना है। क्या निकालना है? चेंज। तो आप क्या करोगे? x2 वाले में से x1 वाले को माइनस कर दोगे, तब ना पता चलेगा कितना का चेंज हुआ। चेंज मतलब होता है डिफरेंस। आई बात समझ में? इस चेंज को लिखने का तरीका क्या है? चेंज, चेंज निकालना है ना, तो चेंज के लिए हम लगाते हैं ऐसे डेल्टा एक्स। क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स। चेंज बोलो या तो डेल्टा लगा दो। क्या लगा दो? इसको डेल्टा बोलते हैं, इस ट्रायंगल वाले साइन को, है ना। चेंज लिखो या फिर बोल दो डेल्टा। अच्छा, डेल्टा के साथ एक्स लग गया, मतलब किसका चेंज निकालना है? एक्स का चेंज निकालना। अगर वाई लग जाए तो वाई का चेंज निकालना है। तो डेल्टा एक्स तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। वैसे भी हम समझ रहे थे x2 वाले में से x1 को घटाएंगे तो चेंज आएगा। और जब भी डेल्टा लग जाए, जिसके साथ भी, y के साथ लगा तो y2 माइनस y1, डेल्टा z तो z2 माइनस z1। मतलब जिसके साथ डेल्टा लगा उसमें क्या निकालेंगे? चेंज। उसका क्या निकालेंगे? चेंज। यहां से नोट करना, आप लोग को नोट कीजिए पहले इस लाइन को। शुरू का 10 क्लास जिसने कर लिया फिजिक्स का, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। और कल से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जैक्ट 8 बजे तक आ जाइए, क्योंकि क्लास आपका 8:05 में एकदम स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? 8:05 में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसमें डिले नहीं होगा। ठीक है? तो अब धीरे धीरे मौसम सही हो रहा, सारे बैच का टाइम घटेगा।
नोट हो गया था ये वाला? क्या समझाया हमने आपको यहाँ पे? क्या समझ में आया यहाँ पे? चेंज है ना। चेंज जब भी निकालते हैं, ठीक है, चेंज कैसे निकलता है? घटा करके, माइनस करके चेंज निकलता है ना। अगर डेल्टा एक्स लगा हुआ, या तो चेंज लिख दें हम, चेंज इन एक्स, या फिर हम क्या लिख दें, डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर हमने डेल्टा एक्स लिख दिया है तो आपको करना क्या है, एक्स टू माइनस एक्स। चेंज जब भी निकालेंगे ये भी याद रखना है, डिफरेंसेस, चेंज, ये सब जब भी निकलेगा बाद वाले को पहले वाले से घटा देना। बाद वाला कौन होगा? बाद वाला कौन है? x2। पहले वाला कौन है यहाँ से? x1। तो x2 माइनस x1, ये हुआ आपका। समझ में आया? ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल चलते हैं, ठीक है ना। x1 बराबर आपके पास है 2, ठीक है, एंड x2 बराबर आपके पास है 7। तो अगर आपसे कह दीजिए डेल्टा x निकालना है, क्या निकालना है? डेल्टा x, तो आप क्या करेंगे? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करेंगे। x2 कितना है बताएंगे? 7। x1 कितना है? 2। 7 में 2 जाएगा, क्या आएगा? बोले कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एग्जांपल से ये हुआ, फिर एग्जांपल्स पे आते हैं। अगर आपके पास x1 बराबर 5 है और x2 बराबर आपके पास क्या है, 3 है, और आपको निकालना है डेल्टा x, क्या निकालना है? x2 माइनस x1 कर देंगे। x2 कितना है बताइए? 3। x1 कितना है? 5। 3 में 5 जाएगा, क्या बचेगा? ये नहीं देखना है कि ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा वाला को पहले, छोटे वाले को बाद में, ऐसा नहीं। बड़ा छोटा से दिक्कत दिक्कत नहीं है। जो पहले होगा जो बाद में होगा वो पहले, और जो पहले होगा वो बाद में निकलेगा जब भी चेंज निकालेंगे तो, ठीक है ना। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पहले हर एक चीज को नोट करना है ना। लोग ये थोड़ा सा लेक्चर छूट गया होगा, वो भेज देंगे हम वीडियो, वहां से देख लेना, ठीक है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। चलिए, हो गया नोट? क्लियर है? रूटीन आपको मिल जाएगा कि कौन सा क्लास किस टाइम पे चलेगा। अभी तो बायो को फर्स्ट में करना पड़ेगा और मैथ को लास्ट में, या मैथ को फर्स्ट में, बायो को लास्ट में, इस तरीके से। अभी नहीं वो किया है, वो बन जाएगा 2 दिन में, तो रूटीन मिल जाएगा, ठीक है ना। ताकि जिसको अगर बायो नहीं पढ़ना है वो मैथ का क्लास करेगा पहले, करके चला जाएगा, और जिसको बायो पढ़ना है वो क्लास शुरू से करके लास्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। और फिर कभी कभी हो सकता है कि आपको रोक लिया जाए 1 घंटा प्रैक्टिस क्लास के लिए, बनाने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन मिल जाएगा, जो भी पढ़ाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलता चला जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं कैलकुलस, तो कैलकुलस से तो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में पूछेगा नहीं क्वेश्चन, है ना, बट फिर भी कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे। अब जैसे मान लो चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर स्टार्ट हो गया तो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, कोई एक टॉपिक हमने कवर किया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, क्या क्या पूछा, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। नोट्स से समझ में आता है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? नोट्स तो नोट्स हो गया, उससे पता थोड़ी चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आ सकता है और आपके सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको मिल जाएगा, हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट। समझ गए? डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना बनाते हो, क्वेश्चंस मिलने में कोई कमी नहीं होगा, जितना भी, और जितना हम दे देंगे उससे बाहर का क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपके बोर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं ना, नोट भी करेंगे इस चीज, जितना हम देंगे क्वेश्चन उससे बाहर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछे, इसी में से ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैटर ये करेगा कि आप सारे क्वेश्चन को करते हो कवर या नहीं करते। चलिए, हो गया।
कोई दिक्कत? नोट हो गया? ठीक है। तो चेंज निकालना समझ में आया, तो सिंपल सा चीज था, चेंज निकाल रहे थे, फिर से चेंज निकालेंगे। अब अगर हमारे पास x1 बराबर 5 है एंड x2 बराबर है आपके पास 5.00001 है। अब निकालिएगा आप डेल्टा x, जल्दी से देखते हैं पहले कौन निकालता है। कॉपी पे ऐसे तो कोई भी निकाल देगा। हो गया? चलिए यहाँ देखेंगे क्या निकालना है आपको। चेंज निकालना था, निकाला आप लोगों ने। क्या किया आपने? x2 माइनस x1, वेरी गुड। x2 कितना है बताएंगे? 5.0000001, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ठीक है। माइनस x1 कितना है? 5। अब इसमें से आप इसको घटा दोगे, क्या आ जाएगा? 0.1 2 3 4 5 6 क्या आएगा? आया ये आप लोग का? आना भी चाहिए क्या? अब ये चेंज जो आया, अब तक जो चेंज था वो बहुत बड़ा चेंज था। देखो तो, इन दोनों में चेंज कितने का था? 2 का था, -2 का था। इन दोनों में चेंज कितने का था? 5 का था, है ना। इसके कंपैरिजन में अभी जो चेंज आपका आया है इन दोनों में, क्या बहुत ज्यादा का चेंज है? अगर ये 5 मीटर है और ये 5.0000001 मीटर है, तो क्या इन दोनों में बहुत ज्यादा चेंज है? इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, या इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है? नहीं ना। ये एक छोटा सा डिफरेंसेस है दोनों में, एक छोटा सा चेंज आया दोनों में। जब छोटा चेंज होगा तो वहां पे डेल्टा की जगह रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? याद रखना। आई बात समझ में? तो इस डी का मतलब क्या होता है? छोटा सा जो चेंज होता है ना, उसको क्या लिखते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और बड़ा चेंज जब होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा से रिप्रेजेंट करें, इसको डेल्टा बोलते हैं, है ना। बड़े चेंज को डेल्टा से और छोटे चेंज को डी से रिप्रेजेंट। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? चलिए, यहीं से शुरुआत होगा आपके डिफ्रेंशिएशन का। किसका शुरुआत होगा? डिफ्रेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं। चेंज तो समझ में आ गया। अगर कभी ऐसा लिख दें हम डी वाई, इसका क्या मतलब है बताइए? y2 माइनस y1। और अगर डेल्टा y लिख दे तब इसका क्या मतलब है? तब भी वही है, तो दोनों सेम चीज। फर्क इतना है कि ये बड़ा चेंज है और ये छोटा चेंज, बस इतना ही सा फर्क है। बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो अगर कहीं पे आपको लिख दिया जाए टी डब्ल्यू, इसका क्या मतलब हो गया? चेंज इन डब्ल्यू। ऐसे शॉर्ट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चेंज इन डब्ल्यू। W2 माइनस W1, है ना। डी वी मतलब V2 माइनस V1, चेंज इन V, चेंज इन W, चेंज इन Y। समझ में आया? और डी लग गया तो ये एक स्मॉल चेंज हो जाएगा, ये बड़ा चेंज नहीं होगा, ये आपका एक स्मॉल चेंज होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? समझ में आया सभी को? अब जो मेन चीज है क्या? इसको लिखने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो। अगर ऐसे लिखा जाए चेंज इन x with respect to change in y,
तो क्या लिखा बाबू, चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। इस वर्ड को, इस सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, ये सेंटेंस क्या कह रहा। विथ रिस्पेक्ट टू जब भी लग जाएगा समझ जाना क्या निकालना होता है, रेशियो। क्या निकालना होता है, रेशियो। चेंज इन एक्स का मतलब हुआ क्या, एक्स में चेंज हुआ। चेंज इन एक्स का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एक्स। और चेंज इन वाई का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वाई हो गया। तो निकल गया। अगर बड़ा चेंज हुआ तो डेल्टा, और अगर छोटा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई। आ रही बात समझ में। इसी को उल्टा करो, इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। इसी को उल्टा कर देते हैं अगर हम, तो कैसे हो जाएगा बताओ। हाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा, है ना। अगर बड़ा चेंज रहा तो ये, और छोटा रहा तो डी वाई बाई। यही तो आपका डिफरेंशिएशन है बस। डिफरेंशिएशन में करना क्या है, दो चेंज का रेशियो निकाल देना है। क्या निकालना है, दो चेंज का रेशियो निकाल देना है, यही आपका क्या है, डिफरेंशिएशन। तो नोट करेंगे आप लोग लिखने का तरीका। अगर हम लिख दिए चेंज इन जेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स, या फिर डी जेड बाई डी एक्स, है ना। डेल्टा लगा दो, डी लगा दो, बात एक ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं आई है, कौन कौन नहीं प्रेजेंट है, तो ये लोग आई नहीं है। चलिए हो गया। हो गया। चलिए जहां तक मेरे को दिक्कत, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन को। ठीक है ना, आज तो पूरा फॉर्मूला एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, एक एक करके हम समझाते हुए बढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले केस वन, केस दे करके लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। थोड़ा ऐसे मत लिखो, हार्ड हो जाएगा तुम लोग। डायरेक्ट इसको करते केस वन, व्हेन व्हेन एक्स इज कांस्टेंट। अगर एक्स क्या हो आपका, कांस्टेंट हो, और आपको निकाला जाए इस तरीके से, देखना। भाई लिखो,
व्हेन y इज कांस्टेंट और दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से dy बाई dx। समझेंगे यहाँ पे आप, अगर y कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन किसके साथ निकाला जा रहा है, x के साथ, और y है क्या, कांस्टेंट। अगर y कांस्टेंट है बाबू तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, जीरो तो हमने लिख दिया, क्या ये रट ले, नहीं, हम कह रहे समझ लो पहले, है ना, रटोगे तो भूल जाओगे, समझ लो जीरो कैसे हुआ। हमने क्या बोला, ये y क्या है आपका, क्या है बाबू, कांस्टेंट। अगर इसको एक्सप्लेन करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करें तो लिखा हुआ है क्या आपके पास, dy बाई dx, और इसको थोड़ा सा अगर dy को लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, y2 माइनस y1, और dx को लिखा जाएगा तो x2 माइनस x1। क्योंकि हम कह रहे हैं y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, जिसमें कोई चेंज ना हो, मतलब जो अभी जितना है बाद में भी उतना ही रहेगा। कोई चीज अगर अभी 5 है और ये कांस्टेंट है तो बाद में भी ये क्या होगा, 5। अगर ये पहला वैल्यू हुआ तो बाद वाला भी वैल्यू क्या होगा, अगर अभी 10 है तो बाद में भी 10, 50 है तो बाद में भी 50, इसी को तो बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को जब हम घटाएंगे, मतलब अगर कोई कांस्टेंट है जितना अभी बाद में भी उतना ही रहेगा, जैसे अभी अगर 5 है तो बाद में भी क्या रहेगा, 5 को 5 से घटाओगे क्या आएगा, अभी 10 है बाद में भी 10 रहेगा, तो बाद वाले को पहले वाले से घटाओगे क्या आएगा, सेम चीज से घट रहा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, चूंकि ये दोनों सेम है, कांस्टेंट, तो ऊपर में क्या आएगा, जीरो, और नीचे कुछ आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। तो ऊपर अगर जीरो है तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, नीचे कुछ भी होगा, जीरो बाई इतना क्या होता है, जीरो। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या करेंगे, जीरो। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो, समझ आया, क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा डी वाई रहे, कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, देखो d10 बाई डी एक्स। अब तो ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि d10 लिख दिया, 10 एक नंबर है, नंबर क्या होता है, पर कांस्टेंट होता है, कोई नंबर वेरीज करता है, 10 अभी भी 10 है बाद में भी 10 है ना, ये क्या आएगा, जीरो। हाँ, अगर y लिखता है तो कंफ्यूजन होता है कि y कांस्टेंट है या नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है y यहाँ पे क्या माना गया है, कांस्टेंट। लेकिन अगर कोई नंबर दे दिया तो कंफर्म है कि ये क्या है, कांस्टेंट, फिर तो जीरो आना ही है ना। बाद में भी 10, अभी भी 10, 10 माइनस 10 क्या आएगा, जीरो, जीरो बाई इतना क्या आएगा, रिजल्ट जीरो। ये पहला फॉर्मूला हुआ डिफरेंशिएशन का। क्या याद करके करना है, हम डायरेक्ट जीरो लिख दे वो ज्यादा बढ़िया है, या एक्सप्लेन कर दे ये ज्यादा बढ़िया है, क्या बोलो यार, क्या बढ़िया है, एक्सप्लेन कर देना ज्यादा बढ़िया है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके डी -5/dx आ जाए तब क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा, डी sin 30 आ जाए, ध्यान से देखना, x नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आएगा, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, बोलो क्या होता है, 1/2 होता है। क्या ये बदलता रहता है, बदलता है ये नहीं, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये आज बस एक केस हमने किया है, कल इसको और अच्छे से आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। टोटल 7, 8 या 10 केस होगा, जितना भी होगा उसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका काम ये है कि जितना आपने आज पढ़ा घर पे जाके प्रैक्टिस करना। शुरू में बर्डन कम होता है तो हम लोग लाइटली ले लेते हैं, अरे यार हम तो पूरा मोटिवेट हो गए थे कि आज एकदम सर पढ़ाएंगे इतना सारा, और आज जाकर के पूरा एकदम कर लेना है। स्टार्टिंग वाले क्लास में यही होता है, लगता है कि एकदम ज्यादा ज्यादा पढ़ाया जाए और तुरंत घर में जाए, और शुरू में उतना मिलेगा नहीं पढ़ने का, उतना नहीं मिलेगा पढ़ने को, तो अरे कुछ तो रहता ही ना है, फिर लाइटली ले लेते हो। शुरू में नहीं मिलेगा पढ़ने को, अभी कहाँ से मिलेगा आपको, अभी तो 10 दिन आपका इजी ही जाएगा, 10, 12, 15 दिन जब होगा ना तब आपको मिलेगा कि हाँ अब हमको पढ़ाई करना स्टार्ट। जो डेली वाला शेड्यूल तुम्हारा 3 घंटा 4 घंटा वाला ना, तब स्टार्ट होगा। पहले दिन से क्या करोगे, लेके बैठ जाओगे, बोले कुछ रहता ही नहीं पढ़ने का, यही होता है फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास में मिलेगा भी नहीं, है ना। अभी रिलैक्स करना है, ठीक है ना, हल्का फुल्का रिविजन कर लिया, हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखो कि 10 दिन के अंदर जो क्लास होगा मेरा, अब उसमें हमको अपना जो शेड्यूल है 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जो भी आपका शेड्यूल है ना, वो बना करके रखना है और उस तरीके से पढ़ो। बात आई समझे, स्टॉप कर देना वहां से।